अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है वो है मेटाबॉलिक बॉन डिसऑर्डर्स, ठीक है। और चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेटाबॉलिक बॉन डिसऑर्डर्स क्या है? मतलब हमारे बोन्स के अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर हो जाना, ठीक है। लेकिन हम इसको मेटाबॉलिक बॉन डिसऑर्डर्स का नाम ही क्यों दे रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि हमारे बोन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और उन मिनरल्स की मेटाबॉलिज्म होती है, फिर हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। हमारे बोन की जो ग्रोथ है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे काफ़ी मिनरल्स पे डिपेंड कर रहा होता है। और इसके साथ साथ कुछ जेनेटिक्स भी होती हैं जो कि बोन की डिसऑर्डर का काजेस में हो सकती हैं। सबसे पहले फिर हम डिफ़ाइन करेंगे कि मेटाबॉलिक बॉन डिसऑर्डर्स क्या चीज़ होती है। मेटाबॉलिक बॉन डिसऑर्डर आर द हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय abnormalities in the calcium metabolism and bone cell physiology। मतलब ये ऐसे ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, ऐसी डिजीज़ हैं जिनमें हमारी एबनॉर्मेलिटी हो रही है। किस चीज़ में? कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म में। अब हम कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को यहाँ पर क्यों डिस्कस करेंगे? एक्चुअली क्या है कि अगर आप लोगों को पता भी होगा इस बारे में कि हमारी बोन के जो मेन मिनरल्स हैं उनमें सबसे जो बड़ा मेन मिनरल जो हमारे बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। ये मिनरल्स क्योंकि हमारी बोन की स्ट्रेंथ भी यही है, हमारे बोन को ग्रो भी यही करवा रहे हैं, ठीक है ना। हमारी बोन ग्रो करती हैं, सो उनको ग्रो करवाने के लिए कैल्शियम ही है जो हमारे बोन को ग्रो करवा रहा है, यही मिनरल्स होते हैं। अब क्या है कि कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है तो क्या होगा कि हमारी बोन्स सही तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगी, हमारी बोन्स में स्ट्रेंथ उतनी नहीं होगी, जिसकी वजह से बोन्स फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर पे ओल्ड एज में जाकर ये चीज़ होती है कि एजिंग के साथ साथ जो है हमारे ये जो मिनरल्स होते हैं बॉडी के अंदर ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बोन आहिस्ता आहिस्ता मतलब वीक होती जाती है और आखिरकार फ्रैक्चर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक बॉन डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम द एबनॉर्मलिटी लो लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। और ये दो ऐसे मिनरल्स हैं जो सपोर्ट करते हैं हमारे बोन की ग्रोथ को और उसकी स्ट्रेंथ को। सिम्टम्स क्या है? आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी जिस्म के अंदर बोन्स जो हैं वो आपकी वीक हो रही हैं, उनके अंदर कैल्शियम लेवल और फास्फोरस लेवल लो है, तो आपको इचिंग ऑफ बोन्स फील होगी, फ्रैक्चर्स होते हैं ओल्ड एज में। और बाज़ का चाइल्ड में भी ये चीज़ हो रही है कि डिले बोन ग्रोथ होती है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको न्यू बॉर्न से ही उनका कुछ डिसऑर्डर्स उनके साथ ही होते हैं, पैदा होते ही उनको कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनकी वजह से उनके क्या होता है कि क्योंकि बोन्स के अंदर कैल्शियम लेवल कम होता है तो उनकी बोन्स देर से डिले करती हैं। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे जिनका कद छोटा रह जाता है, मतलब फिर बाद में उनकी ग्रोथ होती है बोन्स की। सो ये इसी वजह से होती है कि उनके अंदर कैल्शियम लेवल कम होता है। बोन डिसऑर्डर इज मैनेज बाय एड्रेसिंग द काज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी है। हमेशा कोई भी बोन डिसऑर्डर आप पढ़ेंगे, बहुत सारे बोन डिसऑर्डर्स की टाइप्स हैं, हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हर टाइप में कैल्शियम की डेफिशिएंसी को आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। इट इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट सच एज सर्जरी आप कर सकते हैं, ठीक है, इसकी रेडिएशंस कर सकते हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहे जो भी कर लेना, इसका मुकम्मल जो आप लोग कहते हैं ट्रीटमेंट वो कभी भी नहीं होता है। ये इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट है, ये आर्जी तौर पे है। आप जितने मर्जी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ले लें, वो जो एक दफ़ा एक हड्डी टूट गई है या उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी हो गई है वो वापसी ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। सो ये एक मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका ट्रीटमेंट है नहीं, लेकिन हम कुछ सप्लीमेंट्स देते रहते हैं पेशेंट को, लेकिन कुछ ख़ास फ़र्क इसमें होता नहीं है, ठीक है। अब मेटाबॉलिक बॉन डिजीज़ क्या है, हम इस पर डिस्कस करते हैं। मेटाबॉलिक बॉन डिजीज इज़ अ वीकनिंग ऑफ बॉन caused by abnormal values of the bone's building blocks such as calcium, phosphorus और विटामिन डी। कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी ये तीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक है बोन के, यानी हमारी बोन इन्हीं तीन मिनरल से ही बनी है। अब मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर्स में क्या होगा कि हमारी बोन्स की वीकनिंग होगी, वीक हो जाएंगी हमारी बोन्स। और क्यों वीक होगी? यही तीन जो हमारे मिनरल्स हैं ये कम हो जाएंगे। अब क्योंकि यही तीन मिनरल्स हमारी बोन्स के बिल्डिंग ब्लॉक है, अब यही कम हो गया तो बोन्स जाहिर बात है वीक होना शुरू हो जाएंगी। ये इसकी काजेज़ हो गई, ठीक है ना। डिजीज़ और कंडीशन डैट का डेफिशिएंसी इन एनी दीज कैन लीड टू द अब
हमारे जिस्म के अंदर, चाहे वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, चाहे फास्फोरस की हो, चाहे विटामिन डी की हो, जिस भी मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो, तो हमारी बोन्स लॉस होना शुरू हो जाती है। फ्रेजाइल का मतलब होता है हमारे बोन्स टूटना शुरू हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं। बोन्स के फ्रैक्चर, हमें बोन डिफॉर्मिटीज़ का मतलब ये है कि हमारे बोन्स पे कर्व आ जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनकी हड्डी जो है वो मुड़ जाती है कोई भी एक्सीडेंट या इंजरी के रिजल्ट में। सो वो बोन डिफॉर्मिटीज़, क्योंकि अब आपके वीक हो चुकी है, या तो बोन की स्ट्रेंथ होना, अब क्योंकि कैल्शियम नहीं है तो बोन वीक हो जाने की वजह से बाज़-औक़ात हड्डी जो स्ट्रेट हड्डी होती है वो मुड़ भी जाती है और सीरियस डिसेबिलिटी भी हमें हो सकती है। अब हमने इस मेटाबॉलिक बॉन डिसऑर्डर्स के कुछ टाइप्स पढ़नी है। जो सबसे मेन बॉन डिसऑर्डर जिसको आप हर दफ़ा पढ़ते हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोगों में होता ही भी यही है, ऑस्टियोपोरोसिस ही होता है। अब क्या है, मतलब जितनी भी बॉन डिसऑर्डर्स की आप टाइप्स पढ़ेंगे ना, सब में मिलता जुलते टर्म्स इस्तेमाल हो रही होंगी, थोड़ा सा फ़र्क होगा, ठीक है ना, बिल्कुल मिलता जुलता ही होगा। अब ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो वर्ड का मतलब होता है बोन और प्रोसेस का मतलब यह है कि वीक हो रही हैं बोन। सो ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें बोन्स हमारी वीक हो रही हैं। अगर मोर इन वुमेन दैन द मेल, ठीक है, अगर आप सेक्स की बात करते हैं तो हमारे फीमेल्स में ये ज़्यादा होते हैं। कंडीशन इन विच बोन्स वीक एंड ब्रिटल हो जाती हैं, हमारे बोन्स के इतनी ब्रिटल हो जाती हैं कि आसानी से वो टूट सकती हैं। इट अकर व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ बोन स्पीड इज़ लेस दैन द फ्रैक्चर ऑफ द बोन प्रोसेस। ठीक है, कि हमारी अगर आप लोगों को पता हो ये बात कि हमारी बोन्स के अंदर जिस तरह बोन्स फॉर्मिंग सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, इसी तरह हमारी बोन्स टूटती भी हैं, बोन्स डिज़ोल्व भी होती हैं। ठीक है ना। अब जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं फॉर एग्जांपल, उनकी प्रोडक्शन आपकी कम हो जाती है एजिंग के साथ साथ, और जो बोन डिज़ोल्विंग सेल्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बोन के टूटने का प्रोसेस है वो ज़्यादा हो जाता है, बोन के जुड़ने का प्रोसेस का स्पीड जो है वो कम हो जाती है। अब ऑस्टियोपोरोसिस को हम साइलेंट डिजीज़ भी कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस डिजीज़ में बोन का मास डिक्रीज़ हो जाता है जैसे जैसे हमारा एजिंग का प्रोसेस होता है विदाउट द साइन सिस्टम। सबसे बड़ी बात ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपको पता नहीं लगेगा कि आपको ये डिजीज़ है। स्टार्ट में बिल्कुल भी नहीं पता लगता है, कोई साइन कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। जब लास्ट स्टेज आ जाती है, हमारी बोन्स बिल्कुल ब्रिटल बिल्कुल वीक हो जाती हैं, तब जाके इसका पता लगता है कि हाँ जी ये तो डिज़ीज़ हमें हो चुकी है। सो इसको हम लोग साइलेंट डिजीज़ कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस द मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ सम बोन्स में अकर इन ओल्ड एज, ज़्यादातर ओल्ड एज में ये होता है ओवर टाइम ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस इन एजिंग। ठीक है, हार्मोन्स की चेंजिंग भी हो जाती है जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो जाती है। अब काजेज़ में देखिए एजिंग आ जाता है, हार्मोनल चेंजेस हमारे पास आ जाती हैं, एस्ट्रोजन में डिक्रीज़ आ गया, पुअर डाइट हम लोग ले लेते हैं जिसमें कैल्शियम नहीं, क्योंकि हमारी डाइट के अंदर कैल्शियम का एक मेंटेन लेवल होना चाहिए। हमारी डेली रिक्वायरमेंट है कि हमने डेली इतना कैल्शियम लेना है अपनी डाइट के ज़रिए, लेकिन अगर हम एक हेल्थी डाइट नहीं लेंगे तो उतना कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा और बोन की वीकनिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ एक्सेसिव अल्कोहल पीने की वजह से भी ये हो सकता है और स्मोकिंग करने की वजह से भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। अब हार्मोन्स कौन कौन से हैं, कौन से हार्मोन्स चेंज होते हैं जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ हो सकती है? सबसे पहला जो हार्मोन है सेक्स हार्मोन्स का डिक्रीज़ होना है। जैसे जैसे एजिंग होती है ये सेक्स हार्मोन्स हमारे डिक्रीज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। थायराइड हार्मोन्स पे ज़्यादा हो जाना वो भी करवाता है, और पैराथायराइड हार्मोन्स का भी ज़्यादा हो जाना ऑस्टियोपोरोसिस का कॉज बनता है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं डायग्नोसिस। अब आपने ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस किस ज़रिए से करना है? ज़्यादातर जो बोन्स की जो डायग्नोसिस है वो एक्सरे या अल्ट्रासाउंड या आपने कहना है कि ब्लड टेस्ट के ज़रिए से होती है। ठीक है, ब्लड टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर कितना कैल्शियम लेवल है। अगर कम कैल्शियम लेवल होगा तो हमें फ़ौरन पता लग जाएगा कि कोई ना कोई बोन डिसऑर्डर होगा इनको। सिम्टम्स क्या होंगे कि आपकी हाइट लॉस होगी, आपको अक्सर बैक पेन रहेगा, वर्टिब्रा कोलैप्स हो सकती है, बोन्स में हमेशा दर्द रहेगा। सो ये इसकी सिम्टम्स आ जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर, ये हमने पढ़ लिया था। डिक्रीज इन द एस्ट्रोजन इन द वुमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वुमन में एस्ट्रोजन ये एक हार्मोन होता है, ये एक सेक्स हार्मोन है। सो जिस तरह एजिंग का प्रोसेस होता है तो ये डिक्रीज़ होता जाता है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है।
फैमिली हिस्ट्री में हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली में कोई किसी को ये है तो फैमिली के साथ साथ ये चल सकता है। यही थोड़ा सा जेनेटिक्स डिज़ॉर्डर में भी ये थोड़ा सा आ रहा है। इतना स्मॉल बोन्स हैं, पुअर डाइट आप ले रहे हैं, एक्सेसिव अल्कोहल और स्मोकिंग वीकन्स द बोन एंड डिफॉर्स द ऑस्टियोपोरोसिस। ट्रीटमेंट इसके अगर आप कह रहे हैं तो आप अल्कोहल ना पिएं, कैफीन बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, स्मोकिंग नहीं करनी है, आपने मेडिकेशन लें, सप्लीमेंट्स दें कैल्शियम के, विटामिन डी के, और हेल्थी डाइट रखें, एक ऐसी डाइट रखें जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो, रेगुलर एक्सरसाइज भी करें और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करते रहें। ये इसका ट्रीटमेंट आ जाता है। ठीक है, अब आपने हर डिज़ीज़ का ऐसे ही करना है, आपने उसकी डिफ़ाइन देनी है कि उसमें क्या क्या दिया गया है, उसके कॉजेज़ आपने लिखने हैं कि किस वजह से वो हो रहा है, उसका डायग्नोज आपने दे देना है, सिम्टम्स अगर किसी के हैं तो आप सिम्टम्स दे देंगे और एंड में आपने ट्रीटमेंट दे के अपने डिज़ॉर्डर को ख़त्म कर देना है। ठीक है, ये लॉन्ग में नहीं आएगा, ये आपको शॉर्ट्स में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में किसी भी डिज़ॉर्डर के बारे में पूछ लिया जाएगा। सो ये शॉर्ट के लिए इतनी अगर आप हेडिंग बना के लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिज़ॉर्डर है डेट इज़ ओस्टियोमैलाशिया। देखिए आप बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है इनकी वर्डिंग के अंदर। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। अब हम ओस्टियोमैलाशिया के बारे में डिस्कस करते हैं। ओस्टियोमैलाशिया, ओस्टियो वर्ड मीन्स बोन, मलाशिया का मतलब क्या है, सॉफ्टन हो जाना, बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, हार्ड नहीं रहती हैं। समटाइम्स हम इसको रिकेट भी कहते हैं। रिकेट कब कहते हैं, जब ये कंडीशन हमारे चिल्ड्रंस के अंदर हो जाती है, सो हम उसको रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स को मैं अलहदा एक्सप्लेन करूँगी, अभी हम ओस्टियोमैलाशिया पे डिस्कस करते हैं। काज वीकन और टू सॉफ्टन बोन्स इन द चिल्ड्रन ड्यू टू द लैक ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी। मैंने कहा था ना कि हर बोन डिसऑर्डर में यही हो रहा होगा कि कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की ही कमी हो रही होगी। एक्चुअली क्या होता है कि विटामिन डी अलाउज द बॉडी टू अब्जॉर्ब दीज मिनरल्स एंड हेल्प द बोन्स ग्रो। क्या है कि विटामिन डी क्यों ज़रूरी है, विटामिन डी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विटामिन डी ही हमारे बोन्स को अलाउ करते हैं कि वो कैल्शियम और फास्फोरस को अपने अंदर अब्जॉर्ब करें। जब विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम और फास्फोरस की हम जितना मर्जी कैल्शियम और फास्फोरस डाइट में ले लें या सप्लीमेंट के ज़रिए ले लें, अगर विटामिन डी नहीं होगा तो वो बोन अब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। इसलिए अगर आपने अक्सर नोट किया हुआ होगा या आपके घर में अगर कोई पेशेंट इस तरह का है, सो आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब भी किसी को कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं साथ ही वो विटामिन डी की भी कैप्सूल लिख के दे रहे होते हैं। वो क्यों लिख के दे रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो सिर्फ आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे दें और विटामिन डी की कैप्सूल नहीं देंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है ना, जो कैल्शियम आपके बॉडी के अंदर जाएगा वो बोन के अंदर अब्जॉर्ब ही नहीं होगा जब तक आप विटामिन डी नहीं लेंगे। सो विटामिन डी को साथ लेना बहुत ज़रूरी है। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, सो वो क्यों होगी, क्योंकि हम ये काजेज़ में हम लोग देखते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल में कमी आ रही है, विटामिन डी कम है। पुअर डाइट है, वही चीज़ हो गई कि डाइट हम अच्छी नहीं ले रहे हैं। लेक ऑफ सनलाइट, ये भी बहुत अहम है कि विटामिन डी की जो सेंसेस है वो हमारी सनलाइट के अंदर हो रही होती है, हमारी स्किन के अंदर। तो जब हम सनलाइट में नहीं निकलेंगे बाहर तो इस वजह से हमारा विटामिन डी सिंथेसाइज नहीं होगा और हमारा विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इस तरह इम्बैलेंस ऑफ मिनरल्स हो रहा है और किडनी डिजीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है ना, इसका ताल्लुक किडनी डिजीज़ से भी है और ये मैं आगे भी आपको बताऊंगी कि किस तरह ये बोन के डिसऑर्डर किडनी डिजीज़ के साथ रिलेटेड है। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका वही हो गया कि कैल्शियम सप्लीमेंट लें, हेल्थी डाइट और एक्सरसाइज, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग। बाकी यही ट्रीटमेंट जो है ये आपने हर डिज़ीज़ के अंदर रिपीट करते जाना है। डायग्नोसिस भी सेम है, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं या ब्लड टेस्ट के ज़रिए। ठीक हो गया, मिलती जुलती सारी डिजीज़ हैं और बिल्कुल थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है। जी, नेक्स्ट हमारी जो डिसऑर्डर है डेट इज़ पैराथायराइड प्रॉब्लम या बोन डिसऑर्डर। इन दिस कंडीशन पैराथायराइड ग्लैंड कैन लीड टू दिस डिसऑर्डर। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड की वजह से भी बोन डिसऑर्डर हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं ग्लैंड्स ने हार्मोन सिक्रेट करने हैं और थोड़ा सा भी हार्मोनल चेंजेस आएगा हमारी बोन डिसऑर्डर कर सकती हैं। सबसे पहला क्या चीज़ है कि ये ग्लैंड्स बहुत स्मॉल होते हैं एंड अराउंड द नेक दे आर लोकेटेड। ठीक है, दे प्रोड्यूस पैराथायराइड हार्मोन और PTH हम इसको कहते हैं। और इसका क्या एक्शन है हमारी बोन के ऊपर, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा समझाऊंगी। जॉब ऑफ PTH इज टू रेगुलेट द कैल्शियम एंड फास्फोरस इन ब्लड। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल मतलब एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया हुआ है इस टॉपिक को, लेकिन मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल के साथ आपको बताऊंगी कि किस तरह जो हमारा पैराथायराइड हार्मोन है ये कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को रेगुलेट कर रहा है।
अच्छा, व्हेन द प्रॉब्लम अफेक्ट द फंक्शन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड, लेक ऑफ दिस मिनरल कैन कॉज बोन्स। ठीक है, क्योंकि पीटीएच ने ही कैल्शियम और फास्फोरस को ब्लड के अंदर रेगुलेट करना है। अब जैसे ही हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगा तो इन मिनरल्स में चेंजेस आ जाएंगी। पैराथायरॉइड डिजीजेस कैन अफेक्ट द मैस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ योर बोन। पैराथायरॉइड ट्यूमर हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी पैराथायरॉइडिज्म हमारे हो सकता है। अब यहाँ पर एक डिजीज़ है रीनल ऑस्टियोडायस्ट्रोफी। ये क्या डिजीज़ है? ये एक्चुअली रीनल वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा कि किडनी से रिलेटेड है। कैल्शियम डिफिशिएंसी इन किडनी रिड्यूसेस द बोन डिसऑर्डर्स, बोन ग्रोथ। कि आपकी किडनी के अंदर अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बोन की ग्रोथ भी रिड्यूस हो जाती है। अब ये क्या है? कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द क्रॉनिक किडनी डिजीज दैट वीकन्स द बोन। कि क्या होता है कि जब किसी पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है उसके साथ साथ ही उनको बोन्स भी वीक होना शुरू हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक तो पहले उनकी किडनी ख़राब है। अब किडनी का काम क्या होता है कि वो कैल्शियम को ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन से सिट्रेट आउट नहीं होने देता है। लेकिन जब हमारी किडनी एक डिजीज़ कंडीशन में है तो वो कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब नहीं करवा सकेंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। कैल्शियम कम होगा तो वही बात रिपीट हो गई कि बोन की ग्रोथ नहीं होगी। काजेस में मिनरल्स का लेवल चेंज हो रहा है और हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं। सिम्टम्स वही होंगे, बैक पेन, फ्रैक्चर्स आपके नोटिस हो रहे हैं। और ट्रीटमेंट क्या है कि किडनी की ट्रांसप्लांटेशन करवा लें। किडनी चेंज हो जाएगा तो कैल्शियम हमारी बॉडी से ज़्यादा एक्सट्रेट आउट नहीं होगा और बोन्स फ्रैक्चर नहीं होगा। टाइप्स इसकी क्या हैं? ऑस्टियोमलाइशिया इसी की ही एक टाइप है, और ऑस्टियोफिब्रोसा दैट इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ पीटीसीएल। ठीक है, ये इसके टाइप्स आ जाती हैं और ज़्यादा और डिटेल से आपने इसको डिस्कस नहीं करना है, बिल्कुल छोटा छोटा ही लिखना है। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट जाते हैं डिसऑर्डर पर। पैराथायरॉइड डिजीज़ कैन अफेक्ट द मैस एंड स्ट्रक्चर ऑफ योर बोन। पैराथायरॉइड ट्यूमर हो सकता है आपको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म। हमेशा बोन का डिसऑर्डर जब पैराथायरॉइड ग्लैंड से होगा तो इसकी ज़्यादा हाइपर सिक्रेशन से होगा। प्रिवेंट द हेड एंड नेक, ट्रीटमेंट क्या है कि हेड एंड नेक की रेडिएशंस करवाएं। जो लिथियम मेडिकेशंस अगर आप यूज़ करेंगे तो ये इसका ट्रीटमेंट होगा। अब उसके बाद आपने जो नेक्स्ट लिखना है, एक और बोन डिजीज़ हमारी है, यस दैट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब वर्ड ऑस्टियो आपने इसके इसकी डिजीज़ की नेम से ही आपने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज निकालनी है। जैसे वर्ड ऑस्टियो का मतलब क्या है? बोन। आर्थराइटिस का मतलब क्या है? जॉइंट्स। और आर्थराइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन। ठीक हो गया। इन दिस कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है इन विच साइनोवियल जॉइंट इज करेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ आर्टिकुलर हेलाक्लाइन कार्टिलेज। ठीक है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको जो साइनोवियल जॉइंट होता है, इस तरह की दो बोन्स हैं, दो बोन्स के अगर दरमियान में अगर आपका कार्टिलेज प्रेजेंट है, इस टाइप के हम जॉइंट को कहते हैं साइनोवियल जॉइंट। अगर साइनोवियल जॉइंट में अगर आप कंसीडर कर लें ये जो कार्टिलेज मैंने बीच में बनाया है ये ख़त्म हो गया है, सो क्या होगा? ये बोन्स आपस में मिल जाएंगी। अब जब भी हम मूवमेंट करेंगे, हम उठते हैं, हम बैठते हैं, हम चलते हैं, हम फिरते हैं, जब भी हम मूवमेंट करेंगे ये बोन्स आपस में रगड़ खाएंगी, फ्रिक्शन होगा इनके दरमियान, जिसकी वजह से हमें पेन महसूस होता है। सो ये कार्टिलेज के लॉस हो जाने की वजह से हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की डिजीज़ हो जाती है। सो क्या है? ऑस्टियो यानी बोन के जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो गई है, उसका कार्टिलेज लॉस हो गया है। अब क्या होता है, कहाँ कहाँ के ये जॉइंट्स में अकर हो सकता है? नी जॉइंट में, हिप जॉइंट में, शोल्डर जॉइंट में। ठीक है, ये हमारा एक ह्यूमन बीइंग मैंने बनाया है, इसके ये शोल्डर जॉइंट्स में साइनोवियल इसी तरह का जॉइंट होता है, इस तरह नी जॉइंट्स में यहाँ पर साइनोवियल जॉइंट होता है, और हिप्स जॉइंट्स के अंदर भी यही जॉइंट है, जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो सकती है। दो टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। प्राइमरी क्या होगा कि जब पहले हमें ये डिज़ीज़ नहीं होगी, पहली दफ़ा ये डिज़ीज़ हमें हुआ, और सेकेंडरी क्या होगा कि पहले भी ये हमें डिज़ीज़ हुई थी, अब दोबारा हो गई है। काजेज इसकी ओल्ड एज और कोई सेक्स में, फीमेल में ये ज़्यादा होता है। ओबेसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ये होगा, क्योंकि जितना हम ओबीस होते जाते हैं बोन्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से ये कार्टिलेज का लॉस हो जाने का ज़्यादा ख़तरा होता है। इस तरह जेनेटिक्स डिसऑर्डर में भी ये आ सकता है और बोन डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं। अब जो सेकंड हमारी एक बोन की डिसऑर्डर है दैट इज़ ऑस्टियोमाइलिटिस।
ओस्टियोमाइलिटिस क्या है? ओस्टियो वर्ड मीन बोन, माइलिटिस मीन बोन मैरो और टेस मीन इन्फ्लेमेशन। अब क्या है कि बोन की मैरो में कोई इन्फ्लेमेशन है, वहाँ क्या था कि बोन के जॉइंट्स में कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन आ रहा था। यहाँ पर क्या आ रहा है? हमारे बोन्स मैरो के अंदर कोई है इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन इन द बोन मैरो। काजेस क्या है? कोई कट लग जाता है, कोई इंजरी आपको हो जाती है, बैक्टीरिया। अब ये आपने याद रखना, ये फर्स्ट काज निकली है हमारी, बाकी जितनी भी हमने पीछे पढ़ी हैं उनकी काजेस तकरीबन सेम ही थी। यहाँ पर बैक्टीरिया का वर्ड यूज़ किया है। पायरोजेनिक बैक्टीरिया होता है जो कि काज कर सकता है। अब कैसे बैक्टीरिया का क्या रिलेशन है बोन्स के साथ और किस तरह ये बोन मैरो में इन्फ्लेमेशन हो रही है, मतलब हमें रिलेट नहीं हो रहा। हम कहें कैसे बोन मतलब बैक्टीरिया यहाँ पर कैसे आ गया। सो क्या होता है कि कभी भी हम जैसे सर्जरी अपनी करवाते हैं, तो सर्जरी के दौरान हो सकता है कि हमारी बोन्स कंटेमिनेटेड होता है, वो बैक्टीरिया हमारे बोन्स के अंदर चला जाए। तो जब वो चला जाएगा ना, तो ये देखें बैक्टीरिया एंटर हुआ, हमारी सर्जरी हुई, बैक्टीरिया एंटर हुआ, ब्लड के अंदर वो गया, ब्लड से वो बोन के अंदर एब्जॉर्ब हुआ। पहले वो एक्यूट इन्फेक्शन करेगा, फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन करेगा और फिर ओस्टियोमाइलिटिस की हमें डिजीज़ हो जाएगी। इस तरह स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया है, ये पस की फॉर्मेशन कर देता है। ये मतलब एक तो पायरोजेनिक बैक्टीरिया है, एक है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, ये वहाँ पर इस कार्टिलेज बोन मैरो के अंदर पस की फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरा बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि ये तो इस बैक्टीरिया का तो ताल्लुक होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ये तो हमें टीबी काज करता है, याद है ना आपको ट्यूबरकुलोसिस से। तो हम कह रहे हैं कि उस बैक्टीरिया का ताल्लुक बोन से कैसे हो गया, क्योंकि वो तो एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्रिएट करता है। सो एक्चुअली ये बैक्टीरिया, तब तो वो बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाता था, अगर वही बैक्टीरिया हमारे बोन के अंदर आ जाएगा तो बोन के जाने के बाद वो बोन्स की टीबी कॉज कर देगा, यानी बोन्स को वीक करना शुरू कर देगा। अब डायग्नोसिस वही हो गया, एक्सरे करवाएं आप, एमआरआई करवाएं, सीटी स्कैन करवाएं, साइनोवियल जॉइंट की एनालिसिस करवाएं। ट्रीटमेंट इसका वही है, पेन किलर आप खा सकते हैं, एंटीबायोटिक्स, क्योंकि बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया की वजह से कॉज हुआ है, सो हम एंटीबायोटिक्स पेशेंट को देंगे। इस तरह एंटी फंगल ड्रग्स हम लोग ले सकते हैं। सिम्टम्स इसके वही, पेन, स्वेलिंग हो सकती है, फीवर हो गया, डिफॉर्मिटीज़ होंगी, वेट अनएबल टू बेयर द वेट। ठीक है, ये हमारी ओस्टियोआर्थराइटिस और ओस्टियोमाइलिटिस की डिजीज़ हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट जो डिजीज़ है हमारी, डेट इज़ ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा OI। ये एक इसका नाम बस इतना डिफ़िकल्ट रख दिया गया है, जबकि ये बिल्कुल भी मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं। बोन डिसऑर्डर डेट प्रिवेंट जेनेटिक ये डिसऑर्डर है, प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम बिल्डिंग द स्ट्रॉन्ग बोन, यानी ये जीन से आ रहा है। अगर आपके पेरेंट को ये चीज़ है तो वो चिल्ड्रंस में भी यही चीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर में ये आ जाता है। ठीक है, हो गया। इसके काजेस इसको हम लोग कहते हैं ब्रिटल बोन डिजीज, क्योंकि इसमें बोन्स बहुत ईजीली ब्रेक हो जाती हैं। काजेस क्या है? डिफेक्ट इन द जीन डेट मेक प्रोटीन कोलेजन के। डिफेक्ट कहाँ होगा? जीन्स के अंदर ही डिफेक्ट होगा, या तो उस जीन में डिफेक्ट हो सकता है जो प्रोटीन कोलेजन को बना रहा है। अब कोलेजन क्या है कि बोन्स के अंदर कोलेजन ही बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसी तरह वो चीज़ जिसने पेरेंट्स से चिल्ड्रन के अंदर आना है, अगर उस जीन में कोई खराबी आ गई है तो ये डिजीज़ हो सकती है। सिम्टम्स बैक पेन, बोन ब्रेकेज ड्यू टू माइनर इंजरी, छोटी सी भी इंजरी हो जाती है तो उनकी बोन इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है कि वो टूट जाती हैं। मतलब अगर उनकी टांग को हाथ भी लगाओ ना, ऐसे पेशेंट्स की टांग को हाथ भी लगाओ ना, तो वो उनकी हड्डी टूट जाती है, इतना सीवियर केस हो जाता है। और ब्रिटल टीथ भी इनके बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाते हैं। आपको पता है टीथ की स्ट्रेंथ भी कैल्शियम पे डिपेंड करती है, तो लॉस ऑफ कैल्शियम की वजह से टीथ भी इनके ब्रिटल होने शुरू हो जाती हैं। टाइप्स इसकी क्या है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 1 में क्या होगा कि कोलेजन नॉर्मल लेवल में नहीं है, कोलेजन कम है, बोन्स वीक हो जाती हैं एंड बोन्स ब्रेक व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट वॉकिंग। टाइप 1 जो है वो तब होती है जब हमारा जो बेबी है वो फर्स्ट टाइम वॉक करना शुरू करता है। तो ये डिज़ीज़ अगर उसको जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो चुकी है तो वो जैसे ही बेबी वॉक करना शुरू करेगा उसकी हड्डी टूट जाएगी। सो इस तरह के डिसऑर्डर हो सकते हैं और टाइप 1 में ये इंक्लूड होता है। ग्रेजुअल डिक्रीज इन द बोन्स ब्रेकेज, जैसे जैसे वो बेबी हमारा बड़ा होगा ना, सो
वो उसमें क्योंकि अब ज़ाहिर बात है बोन्स की ग्रोथ तो होनी ही है ना, सो बोन्स की ब्रेकेज का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। टाइप 2 में बेबी बोर्न विद फ्रैक्चर्स। टाइप 2 एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें जो बेबी पैदा हुआ है उसको पैदा होते ही फ्रैक्चर्स हुए होते हैं। ये एक ऐसी डिज़ॉर्डर है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी साथ होती है। टाइप 3 में हमारी स्फेयर बोन डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, मतलब बोन मुड़ी हुई होती हैं, ब्रिटल टीथ होंगे और स्पाइनल कर्व होगी। और टाइप 4 जो है वो माइल्ड से सीरियस बोन डिफॉर्मिटीज़ होगी, फ्रिक्वेंट जो है फ्रैक्चर्स हमारे सामने आती हैं। चलिए जी, अब नेक्स्ट जो डिज़ॉर्डर है और ये हमारा लास्ट डिज़ॉर्डर है रिकेट्स। रिकेट्स मैंने आपको बताया था, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। ऑस्टियोमलाइसिया में ये चिल्ड्रंस के अंदर होता है ड्यू टू द डिक्रीज इन द विटामिन डी, कैल्शियम एंड फास्फोरस। सिम्टम्स क्या हैं? बैक में पेन हो रहा है, हमारी बोन में पेन हो रहा है, फ्रैक्चर्स हैं, टीथ लूज हो रहे हैं, पेल्विक डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती है। डायग्नोस आप इसका कैसे करेंगे? एक्सरे करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट वही हो गया, विटामिन डी के इंजेक्शंस लगवाएं, सप्लीमेंट लें, मिल्क में विटामिन डी और कैल्शियम होता है, एग लें, लिवर लें, फ़िश खाएं। इस तरह कैजेस में सनलाइट की लेक हो जाने की वजह से ये डिजीज़ हो सकती है। विटामिन डी कम खा रहे हैं, पुअर डाइट है, वही के वही कॉजेज़ आपने रिपीट करके लिख देने हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।